नमस्कार, मैं हूं मनु राजपूत। आप देख रहे हैं सुजा समाचार खास बुलेटिन। 41 जिले 41 खबर में आपको अपने जिले से जुड़ी तमाम छोटी और बड़ी खबरें देखने को मिलेंगी, जिनका सीधा सरोकार आपसे और आपकी सरकार से है। जिलेवार खबरों की तरफ बढ़े उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। अवैध पैथोलॉजी लैब पर कार्रवाई की तैयारी, 7 दिन में रजिस्ट्रेशन कराने के निर्देश। नसीराबाद में तेजी से हो रहे विकास और सौंदर्यीकरण के कार्य। मानवाधिकारों की जांच के लिए जस्टिस जीआर मूलचंदानी ने किया टोंक जिले का दौरा। चलिए अब खबरों पर बात करते हैं विस्तार से। सलूमर जिले में 15 सितंबर से शहरी सेवा शिविर और 17 सितंबर से ग्रामीण सेवा शिविर शुरू हो रहे हैं। इनकी तैयारियों को लेकर अतिरिक्त जिला कलेक्टर राजलक्ष्मी गहलोत की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट में बैठक हुई। एडीएम ने बताया कि मुख्यमंत्री श्री विजयलाल शर्मा की मंशा के अनुरूप इन शिविरों का उद्देश्य आमजन तक अधिकतम राहत पहुंचाना है। एडीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि शिविरों में आने वाले हर व्यक्ति की समस्या का तुरंत समाधान हो। शिविर तब तक चलेंगे जब तक हर पंचायत में आयोजन नहीं हो जाता। करौली जिले में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने जिला मुख्यालय पर संचालित कई पैथोलॉजी लैब का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान लैब संचालकों को रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया समझाई गई और जांच शुल्क की सूची लैब पर अनिवार्य रूप से प्रदर्शित करने के निर्देश दिए गए। सीएमएचओ डॉक्टर जयंतीलाल मीणा ने बताया कि क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत तय मानकों का पालन नहीं करने वाली लैब का संचालन बंद कर दिया जाएगा। इसके लिए कार्यालय स्तर पर एक विशेष कमेटी बनाई गई है जो समय समय पर लैब की जांच कर आवश्यक कार्रवाई करेगी। भरतपुर में राज्य सरकार की पहल पर 15 सितंबर से 2 अक्टूबर तक शहर चलो अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान के तहत नगर निगम प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी है। नगर निगम आयुक्त श्री श्रवण विश्नोई ने बताया कि अभियान के दौरान शहर के सभी वार्डों में शिविर लगाए जाएंगे, जहां लोगों की स्थानीय समस्याओं का समाधान किया जाएगा। इनमें साफ सफाई, स्ट्रीट लाइट रिपेयर व नई लाइट लगाना, टूटे फेरो कवर व क्रॉस की मरम्मत जैसी समस्याएं शामिल होगी। आज ये जो सामुदायिक भवन है, हाउसिंग बोर्ड है, यहाँ शहरी सेवा शिविर है, उसका आयोजन किया जा रहा है। प्री कैंप होगा। इसमें जो नगर निगम से संबंधित जो भी समस्या है, शिकायत है, उनको चिन्हीकरण का कार्य किया जा रहा है। और किसी को कोई पट्टा चाहिए, मंजूरी चाहिए, किसी को लाइसेंस चाहिए, जो उनके लाइसेंस के भी आवेदन यहाँ पे, पट्टे के भी आवेदन यहाँ कैंपों में उनके लिए जा रहे हैं। किसी की कोई सड़क की समस्या है, नाली की समस्या है और किसी भी प्रकार की समस्या है, उनके सबके समस्याओं का यहाँ पे उनको लेके और नगर निगम द्वारा उनको समाधान करने के लिए संबंधित जो अभियंता है उनको निर्देशित किया जा रहा है। और उन समस्याओं को चिन्हित करके 15 सितंबर से 2 अक्टूबर के बीच में उन सारी समस्याओं का समाधान नगर निगम करवाने के लिए तत्पर है। क्षेत्र की समस्याएं लेके आया हूँ। इसमें नाली क्रॉस, छोटी छोटी सड़कें हैं, उनका समाधान हो जाए। जनता परेशान है। कुछ लाइटों की भी समस्या लेके आया हूँ। ये राजस्थान सरकार की तरफ से एक कैंप लगाया है, इन्होंने समस्या लेके आया हूँ और आरओ साहब भी बैठे हैं। आशा करता हूँ मेरी समस्याओं का समाधान होगा। मैं निवर्तमान पार्षद नरेंद्र चौधरी, वार्ड नंबर 6। प्रदेश सरकार के निर्देश पर अतिरिक्त जिला कलेक्टर डॉक्टर दिनेश राय सापेला की अध्यक्षता में रेवदर के पामेरा गांव में रात्रि चौपाल का आयोजन हुआ। चौपाल को संबोधित करते हुए एडीएम श्री सापेला ने ग्रामीणों से क्षेत्र के विकास में सक्रिय सहयोग की अपील की। उन्होंने साइबर फ्रॉड से बचाव और सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने के साथ दूसरों को भी प्रेरित करने की बात कही है। नसीराबाद छावनी परिषद की बोर्ड बैठक ब्रिगेडियर श्री हरीश कुमार की अध्यक्षता और कैंटोनमेंट सीईओ डॉक्टर नीतीश गुप्ता के नेतृत्व में हुई। बैठक में सीईओ डॉक्टर गुप्ता ने सैनिटरी इंस्पेक्टर रवि प्रकाश के खिलाफ शिकायतों का मामला उठाया। जांच में सामने आया कि रवि प्रकाश ने नगरवासियों को कार्रवाई के नाम पर डरा धमकाकर भ्रष्टाचार किया और कुछ मामलों में पैसे भी लौटाने पड़े। इस पर ब्रिगेडियर श्री हरीश कुमार ने बैठक में उसे बुलाने के आदेश दिए और कड़ी नाराजगी जताई। निर्णय लिया गया कि संविदा कर्मचारी रवि प्रकाश को 3 महीने का नोटिस दिया जाए। इस अवधि में अगर उसके खिलाफ फिर शिकायत मिली तो सख्त कार्रवाई होगी। कुछ कंप्लेंट्स आ रही थी हमारे एसआई डिपार्टमेंट से कि लोगों ने विभिन्न कंप्लेंट करी थी। तो हमने अपने एक सैनिटरी इंस्पेक्टर को एक 3 महीने के नोटिस पीरियड पे भी रखा है। रवि प्रकाश उनका नाम है, कि उनको 3 महीने के नोटिस पीरियड पे रखा है कि अगर उनकी आगे से कोई कंप्लेंट आती है तो उनका उचित डिसीजन जो भी बोर्ड समझेगा लिया जाएगा। और इसी के साथ ही मैं लोगों से अपेक्षा करता हूँ कि छावनी को और स्वच्छ स्वस्थ बनाने में अपना सहयोग दीजिए। आने वाले दिनों में कुछ सड़कें जो बाजार की खराब है वो नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग में दी जाएगी, क्योंकि अभी थोड़ा बारिश का मौसम है,
सड़कें नहीं बन पा रही, तो इसके लिए हमने ये कुछ प्रस्ताव दूसरे वाले रख लिए जो कि और जरूरी थे। धन्यवाद। मुख्यमंत्री श्री विजयलाल शर्मा की नीतियों के तहत नसीराबाद में विकास और सौंदर्यीकरण कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। इसी कड़ी में छावनी सभागार में सेना के स्टेशन कमांडर ब्रिगेडियर श्री हरीश कुमार की अध्यक्षता और कैंटोनमेंट सीईओ डॉक्टर नीतीश गुप्ता के नेतृत्व में एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। बैठक में करोड़ों रुपए के विकास कार्यों को मंजूरी दी गई। इसमें वर्षों से लंबित अटल खेल परिसर परियोजना को भी स्वीकृति दी गई, जिस पर लगभग 50 लाख रुपए की लागत आएगी। ये 5 माह में तैयार होगा और इसमें फुटबॉल, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल व दौड़ के लिए ट्रैक बनाए जाएंगे। बैठक में सहमति बनी कि विकास और सौंदर्यीकरण कार्यों के चलते नसीराबाद जल्द ही देश की सभी छावनियों के लिए एक मॉडल के रूप में पहचाना जाएगा। नमस्कार। आज 12 सितंबर को छावनी परिषद नसीराबाद की बोर्ड बैठक बुलाएगी, जिसकी अध्यक्षता ब्रिगेडियर हरीश कुमार जी ने करी और साथ में हमारे मनोनीत सदस्य सुशील कुमार गदिया जी भी साथ रहे। इसमें इस बोर्ड मीटिंग का कुछ मुख्य उद्देश्य शहर में कुछ ऐसे प्रोजेक्ट लेके आना था जो बहुत समय से लंबित चल रहे थे और पेंडिंग चल रहे थे। तो कुछ ऐसी सौगात शहर को इस बोर्ड मीटिंग में दी जाए जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले, शहर में कोई भी खेल मैदान नहीं है, स्टैंडर्ड का नहीं है। तो लाल डिग्गी के पीछे जो अटल खेल परिसर है उसको आधुनिक सुविधा से तैयार करा जाएगा। लगभग 50 लाख की लागत से ये अगले 4-5 महीने में एक बहुत अच्छा खेल मैदान तैयार हो जाएगा। यहाँ पे बॉक्स क्रिकेट के अंदर फुटबॉल ग्राउंड, एक वॉलीबॉल ग्राउंड और एक बास्केटबॉल ग्राउंड, ये 3 ग्राउंड आएंगे और साथ में रनिंग ट्रैक बनेगा। तो ये हमने सबसे बड़ा भी एक डिसीजन लिया है। दूसरा, जो मेन सड़क अपनी पटेल गार्डन को जाती है डाक बंगलों के आगे, तो उसके आगे हम चौपाटी बनाने जा रहे हैं, जैसे कि अजमेर में बनी हुई आना सागर के पास। वो चौपाटी के अंदर भी बैठने का अरेंजमेंट, ठेलों को लगाने का अरेंजमेंट, विक्टोरिया लाइट को लेने के जाने का और अच्छी ड्रेन बनाने का। आजकल वहाँ पे पानी का भराव हो जाता है, तो उसको भी देखते हुए हमने अच्छी ड्रेन बनाने का भी उसके अंदर प्रस्ताव लिया है। तो कल ही मेरी एमएलए साहब से बात हुआ था, तो एमएलए साहब ने कहा है कि इस प्रोजेक्ट के लिए, चौपाटी के लिए, वो एमएलए फंड से पैसा दे देंगे। तो एमएलए साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। और तीसरा हमारा है कि जो पटेल गार्डन का जो पुराने वाला ट्रैक है वो बहुत क्षतिग्रस्त हो चुका है। जो वो ट्रैक है उसको नया ट्रैक बनाया जा रहा है। 16 लाख की लागत से नया ट्रैक बनाया जाएगा। अगले 1.5 महीने के अंदर अंदर ट्रैक बन के तैयार हो जाएगा। तो पटेल गार्डन में पूरा जो टूटा हुआ ट्रैक और आगे फुटपाथ भी जो टूटे हुए हैं वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। तो जो हमारे माता बहनों को और बुजुर्गों को जो आने जाने की जो थोड़ी बहुत दिक्कत आ रही थी पटेल गार्डन में, वो ठीक हो जाएगी। चौथा, जो हमने बस स्टैंड के पास सामने पार्किंग दी थी, तो हमने कुछ महीनों में, आपने देखा होगा, हमने अतिक्रमण जो तोड़ के कुछ एरिया खाली करवाया था। तो हम वो एरिया में जो जगह जगह पे टैक्सी और टेम्पू खड़े रहते हैं, तो हमने वो सारे कमर्शियल व्हीकल को वहाँ पे लगाने का निर्णय लिया है। तो बोर्ड अभी ऑक्शन करेगा उस ज़मीन की, तो उस जगह पे जितने भी टैक्सी वाले हैं और जितने भी टेम्पू वाले हैं, मैं उनसे अनुरोध करता हूँ कि शहर के ब्यावर बस स्टैंड, जो हमारे मेन बस स्टैंड के आगे ना खड़ा करके उस जगह पे खड़ा करीजिए, ताकि शहर में एक स्वच्छ शहर की व्यवस्था बनी रहे। इसी के साथ ही फ्रामजी गार्डन के अंदर महाराणा प्रताप की जो मूर्ति बनाने का जो हमारे टीचर एसोसिएशन है, जो उन्होंने हमारे पास प्रस्ताव रखा था कि हम सब अपने ही खर्चे पे बनाना चाह रहे हैं, तो बोर्ड ने प्रस्ताव करा है कि उन लोगों को अनुमति दी जा रही है और फ्रामजी गार्डन में एक अच्छी महाराणा प्रताप जी की मूर्ति बन के तैयार हो जाएगी और एक अच्छा स्मारक बन जाएगा। उसी के साथ ही एक बर्ड हाउस, जो कि पटेल गार्डन में जो एक बर्ड हाउस जो अपने पंछी है, पंछियों के रहने के लिए उनको आशियाना के लिए एक हमने प्रस्ताव दिया है, जो कि लोगों के सहयोग से ही लोगों ने अपने खर्चे पे बनाने के लिए हमें अनुमति देने की बात कही थी, तो बोर्ड ने उनको भी अनुमति दे दी है। उसके बाद हमारे कुछ कंप्लेंट्स आ रही थी हमारे एसआई डिपार्टमेंट से कि लोगों ने विभिन्न कंप्लेंट करी थी, तो हमने अपने एक सैनिटरी इंस्पेक्टर को एक 3 महीने के नोटिस पीरियड पे भी रखा है। रवि प्रकाश उनका नाम है, कि उनको 3 महीने के नोटिस पीरियड पे रखा है कि अगर उनकी आगे से कोई कंप्लेंट आती है तो उनका उचित डिसीजन जो भी बोर्ड समझेगा लिया जाएगा। और इसी के साथ ही मैं लोगों से अपेक्षा करता हूँ कि छावनी को और स्वस्थ बनाने में अपना सहयोग दीजिए। आने वाले दिनों में कुछ सड़कें जो बाज़ार की ख़राब है वो नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग में ली जाएगी, क्योंकि अभी थोड़ा बारिश का मौसम है, सड़कें नहीं बन पा रही, तो इसके लिए हमने ये कुछ प्रस्ताव दूसरे वाले रख लिए जो कि और ज़रूरी थे। धन्यवाद।
राजस्थान सरकार ने जरूरतमंद, असहाय और कम आय वाले परिवारों को दुर्घटनाओं से सुरक्षा देने के लिए मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना शुरू की है। इस योजना के तहत मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना और राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना में पंजीकृत परिवारों को दुर्घटना के कारण मृत्यु या स्थायी अपंगता की स्थिति में 10 लाख रुपए तक की सहायता राशि मिल सकेगी। राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग की संयुक्त निदेशक सुनीता यादव ने बताया कि यह योजना 8 तरह की दुर्घटनाओं को कवर करती है। मुख्यमंत्री श्री विजयलाल शर्मा के निर्देशन में प्रदेश भर में चल रहे शहर चलो अभियान के तहत जालोर जिले में 15 सितंबर से 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा आयोजित होगा। इसका उद्देश्य गरीब, जरूरतमंद और शहरी नागरिकों को अधिकतम राहत देना है। नगर परिषद आयुक्त श्री दिलीप माथुर ने बताया कि इस अवधि में वार्डवार शिविर लगाए जाएंगे, जहां नागरिकों की समस्याओं का मौके पर समाधान होगा। यह सेवा पखवाड़ा शहरी क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करेगा और लोगों तक सरकारी योजनाओं का लाभ सरल तरीके से पहुंचाएगा। जिला कलेक्टर श्री उत्सव कौशल के निर्देशन में डी जिले में 17 सितंबर से 6 नवंबर 2025 तक ग्रामीण सेवा शिविर आयोजित होंगे। इन शिविरों का उद्देश्य ग्रामीणों को सरकारी योजनाओं और सेवाओं का लाभ सीधे उनकी दहलीज पर उपलब्ध कराना है। इसके लिए जिला प्रशासन ने सभी 184 ग्राम पंचायतों का विस्तृत शेड्यूल जारी किया है। जिला कलेक्टर ने बताया कि ग्रामीणों की समस्याओं का स्थल पर ही निस्तारण होगा और पात्र लोगों को योजनाओं का सीधा लाभ दिया जाएगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत अभियान को आगे बढ़ाते हुए श्री करणपुर नगरपालिका ने शनिवार से चकाचक श्री करणपुर अभियान शुरू किया। अभियान की शुरुआत नगरपालिका आईओ श्री संदीप बिश्नोई ने सफाई कार्मिकों की मौजूदगी में हाथ रिक्शा को हरी झंडी दिखा करके। नगरपालिका प्रशासन ने कचरा संग्रहण के लिए समय सारणी भी तय की है। अब रोजाना सुबह 9 से 12 बजे और शाम 4 से 7 बजे तक शहर भर से 10 हाथ रिक्शों के जरिए कचरा एकत्र किया जाएगा। अभियान की शुरुआत के साथ ही शहरवासियों में उत्साह देखने को मिल रहा है। लोग नगरपालिका आईओ श्री संदीप बिश्नोई की इस पहल की सराहना कर रहे हैं और अभियान को सफल बनाने का आश्वासन दे रहे हैं। नमस्कार। चकाचक कानपुर की अवधारणा को साकार करने के लिए, शहर को साफ सुथरा बनाए रखने के लिए 100% कचरा संग्रहण, 100% ट्रांसपोर्टेशन, 100% कचरा पृथक्करण, सेग्रीगेशन करने की अवधारणा को मूर्त रूप देने के लिए हमने 10 हाथ रिक्शा खरीदे हैं, जिनमें हमने मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना के श्रमिकों को डिप्लॉय किया है और साथ में सफाई शाखा के कार्मिकों को भी डिप्लॉय किया है। पूरे दिन ये हाथ रिक्शा बाजार एरिया में रहेंगे, वहाँ से जो सूखा कचरा है वो कलेक्ट करेंगे और जो मार्केट का गीला कचरा है वो कलेक्ट करेंगे। इसके बाद में डंपिंग पॉइंट पर ले जाने के बाद में उस कचरे को रैक पिकर्स के द्वारा उनको थैलियों को अलग कर दिया जाएगा, सारे कचरे को अलग अलग करके, और इसको जो है फैक्ट्री में भेज दिया जाएगा। इससे जो शहर के अंदर जो कचरा सड़कों पर, नालियों में, डंपिंग यार्ड पर जो पॉलीथीन दिखाई देती थी वो अब नहीं दिखाई देगी और इससे जो है बेहतरीन बदलाव आएगा। चकाचक कानपुर की अवधारणा जो है मूर्त रूप ले पाएगी। धन्यवाद। अजमेर जिले के काटोड़ा निवासी वायुसेना जवान पुलकित टांक की पश्चिम बंगाल के हासीमारा एयरफोर्स स्टेशन पर संदिग्ध हालत में गोली लगने से मौत हो गई। शुक्रवार सुबह उनका पार्थिव शरीर अजमेर लाया गया, जहां गमगीन माहौल में सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार हुआ। सबसे पहले बात तो आज मैं बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि भारतीय वायुसेना ने हमारे बेटे को, हमारे शहर के एक जवान को सब साथ इकट्ठे होकर और ज़बरदस्त सम्मान दिया। हमारे अजमेर शहर का नाम रोशन हुआ। बिल्कुल मैं सभी युवाओं से अपील करूंगा कि इंडियन एयरफोर्स, आप सभी ने देखा होगा कि कितने जज्बातों का ख्याल रखते हुए जवान की मौत पे भी उन्होंने इतना, सब लोग इकट्ठे हुए और इतना बड़ा सम्मान दिया। मेरे लिए बहुत गौरव की बात है, हमारे शहर के लिए गौरव की बात है। सर, आपको क्या सूचना मिली थी? बस मुझे 10 तारीख को सुबह बताया गया कि पुलकित जो है वो हमारे साथ नहीं रहा और फिर बाद में जानकारी हुई कि उसके गोली लगी थी और अभी छानबीन जारी है, मतलब क्या हुआ, कैसे हुआ, अभी अंडर इन्वेस्टिगेशन है। राजस्थान में पुलिस कर्मियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए IIFL फाउंडेशन ने CSR फंडिंग से हेलमेट वितरण कार्यक्रम शुरू किया है। फाउंडेशन की डायरेक्टर मधु जैन ने बताया कि राजस्थान पुलिस के साथ यह उनका पहला संयुक्त कार्यक्रम है। इस अभियान के तहत कुल 1000 हेलमेट वितरित किए जाएंगे। मधु जैन ने कहा कि जब पुलिस जवान हेलमेट पहनकर वाहन चलाएंगे तो आमजन भी प्रेरित होगा।
और अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करेगा। उदयपुर रेंज आईजी गौरव श्रीवास्तव ने बताया कि ये हेलमेट रिसाइकल सामग्री से बने हैं, जिससे पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी मिलेगा। IIFL फाउंडेशन के द्वारा राजस्थान पुलिस और राजस्थान पुलिस में उदयपुर रेंज के उदयपुर ज़िले से आरंभ करते हुए पुलिसकर्मियों की सुरक्षा हेतु 1000 हेलमेट्स कस्टमाइज़ करके प्रदान किए गए हैं। हेलमेट्स पुलिसकर्मियों की सुरक्षा के लिए इम्पॉर्टेंट तो है ही, इसमें कुछ यूनिक बातें हैं जो मैं बताना चाहूँगा। सबसे पहले तो इसमें एक पर्यावरण संरक्षण का संदेश है। जो हेलमेट्स IIFL द्वारा प्रदान किए गए हैं वो पूर्ण रूप से रिसाइकल्ड प्लास्टिक से बने हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है कि वर्जिन प्लास्टिक के बजाय जो प्लास्टिक ऑलरेडी बन चुका है और यदि वह रिसाइकल नहीं किया जाए तो वो पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहा है, उस प्लास्टिक को इकट्ठा कर उसे रिसाइकिल कर उसे उपयोग में लेते हुए हेलमेट्स बनाए जा रहे हैं और उन हेलमेट्स को उदयपुर पुलिस को दिया गया है। तो सुरक्षा के साथ साथ ये बहुत बड़ा एक पर्यावरण संरक्षण का संदेश का भी ये हेलमेट प्रतीक है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, मैं कुछ समय पूर्व यहाँ पदस्थापित हुआ, मेरा यहाँ के पुलिस अधिकारियों से चर्चा हुई और सड़क सुरक्षा हमारे लिए एक राजस्थान पुलिस की प्राथमिकता है। और यहाँ मेरा एक ऑब्ज़र्वेशन था कि 2 व्हीलर्स जो चाहे शहर में हों चाहे ग्रामीण क्षेत्रों में हों, उनमें हेलमेट पहनने की प्रवृत्ति बहुत कम है। हेलमेट होता भी है तो भी उस साथ में दोपहिया वाहन पर रखा हुआ है, लेकिन उसे सर पे लगा नहीं रहे हैं। और यह आपकी खुद की सुरक्षा का सवाल है, इसमें कोई किसी और को कोई फ़ायदा या नुकसान नहीं होने वाला है। तो मैंने जब इस चीज़ को देखा और अधिकारियों से बात की तो मैंने उन्हें यही कहा कि सबसे पहले हमें इसे अपने बेड़े पर लागू करना पड़ेगा। अगर हम पहले पुलिसकर्मियों से पर ये इस चीज़ को एनफोर्स कर सकें कि कम से कम वो 100% 2 व्हीलर चलाते समय हेलमेट का उपयोग करें, तभी हम मॉरली इसे जनता पर एनफोर्स कर पाएंगे। तो मेरा ये मानना है कि इस दिशा में जो डायरेक्शंस मैंने सभी SP साहिबान को दिए थे, उसमें पुलिसकर्मियों से इसकी 100% पालना करवाने में जो IIFL का ये इनिशिएटिव है वो भी हमें बहुत मददगार साबित होगा। और मैं शुक्रिया करना चाहूँगा IIFL के इस इनिशिएटिव का, और मुझे उम्मीद है आगे भी आप पुलिस डिपार्टमेंट को अपनी CSR एक्टिविटीज़ के माध्यम से इसी प्रकार सपोर्ट करते रहेंगे। IIFL के प्रतिनिधि हमारे साथ हैं, आप उनसे भी इस संबंध में बात कर सकते हैं। 2016 से हम लोग इस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, तो ये पहला अवसर है जब हम राजस्थान पुलिस के साथ काम कर रहे हैं। मुंबई पुलिस के साथ हमने काफ़ी काम किया है और वहाँ पर हमने सस्टेनेबल रेनकोट्स जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूट किए थे। तो उसी को एनवायरनमेंट से रिलेटेड प्रोजेक्ट है ये, उसी को आगे ले जाते हुए हमने हमारे जो पुलिस कर्मी हैं जो हमें सेफ्टी प्रोवाइड करते हैं, उनकी सेफ्टी के लिए और सस्टेनेबिलिटी के लिए इसको ध्यान में रखते हुए हमने आज हेलमेट डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। हमारी तरफ से 1000 जो है हेलमेट डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। इसमें से हमने जैसे 400 जो है नाथद्वारा रीजन में जाएंगे, 400 जो है उदयपुर में रहेंगे और 200 जो है सावलिया जी भेजे जाएंगे। तो इसमें पुलिसकर्मी और जो हमारे ट्रैफिक पुलिस वाले हैं, दोनों के लिए ये हेलमेट यूज़ होंगे। तो सेफ्टी और सस्टेनेबिलिटी इन्हीं को ध्यान में रखते हुए हमने ये रिसाइकल किए हैं यूज़ प्लास्टिक को, और ये ISI प्रमाणित है। और मुझे लगता है कि इससे हमें जो सेफ्टी प्रोवाइड करते हैं उनकी भी सेफ्टी होगी, और इनको देखते हुए जो हमारे यहाँ के नागरिक हैं वो भी हेलमेट को पहनने का रूल जो है उसको फॉलो करेंगे। धन्यवाद। मुख्यमंत्री श्री विजयलाल शर्मा की पहल पर 15 सितंबर से शहरी सेवा शिविर और 17 सितंबर से ग्रामीण सेवा शिविर शुरू होंगे। इन शिविरों का उद्देश्य है आमजन के लंबित कामों का निस्तारण करना और सरकारी योजनाओं का लाभ हर पात्र व्यक्ति तक पहुंचाना।
इस अभियान की तैयारियों को लेकर जिला कलेक्टर श्री नमित मेहता की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक हुई। इसमें अतिरिक्त जिला कलेक्टर श्री दीपेंद्र सिंह राठौर ने शिविरों के आयोजन, समय सारणी और जिम्मेदारियों की जानकारी दी। जयपुर में आयोजित RDTM 2025 प्रदर्शनी का उद्घाटन उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने किया। इस अवसर पर FHTR के प्रेसिडेंट कुलदीप सिंह चंदेला ने उनका स्वागत किया। उद्घाटन के बाद उप मुख्यमंत्री ने प्रदर्शनी का अवलोकन किया और आयोजकों को इस शानदार कार्यक्रम के लिए बधाई दी। दिया कुमारी ने कहा कि ऐसे आयोजनों से पर्यटन को नई दिशा और बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने आश्वस्त किया कि सरकार पर्यटन के विस्तार के लिए प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलकर कार्य करेगी। प्रदेश के कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा अपने विधानसभा क्षेत्र सवाई माधोपुर में कर्नल किरोड़ी सिंह बेंसला के जयंती महोत्सव कार्यक्रम में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने कर्नल बेंसला की तस्वीर पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर उनकी आत्म शांति की प्रार्थना की। डॉक्टर किरोड़ी ने कार्यक्रम में मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए कर्नल बेंसला से जुड़े कई रोचक किस्से साझा किए। डॉक्टर किरोड़ी ने कहा कि कर्नल बेंसला का व्यक्तित्व बेहद प्रभावशाली और आकर्षक था। सेना का अनुशासन, पराक्रम और वीरता उनके व्यक्तित्व में साफ झलकता था। राज्य सरकार के निर्देशानुसार नगरपालिका अनूपगढ़ ने शहरों के संघ अभियान 2025 के तहत वार्ड नंबर 29 के सामुदायिक भवन में वार्ड नंबर 27 सहित अन्य वार्डों के लिए प्री कैंप का आयोजन किया। कैंप में वार्डवासियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और पट्टा, नामांतरण, निर्माण, बिजली, साफ सफाई, आवास योजना, लोन योजना, पेंशन योजना जैसी समस्याओं के समाधान हेतु आवेदन जमा किए। समस्याओं को सुनकर संबंधित शाखाओं को त्वरित निस्तारण के लिए भेजा गया। ये माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी शर्मा के नेतृत्व में जो राजस्थान सरकार, भाजपा सरकार का अभियान है, शहरों के संग अभियान 2025 के अंतर्गत प्री कैंप का आयोजन है, जो मेरे वार्ड नंबर 27 और कुछ अन्य वार्डों का है। इसके अंदर पट्टों से संबंधित, विद्युत से संबंधित, निर्माण से संबंधित और साफ सफाई से संबंधित व जो भी मूल कार्य नगर पालिका के है, विभिन्न शाखाओं के जो प्रभारी है, कर्मचारीगण है, वो यहाँ विराजमान है और जो भी वार्डवासी समस्याएं लेकर आते हैं या कुछ जानकारी चाहते हैं, उस संबंध में ये प्री कैंप आज है जो इस वार्ड नंबर 27 का सामुदायिक भवन में आयोजन हो रहा है। मुख्य रूप से जो अभियान है वो 15 तारीख से लेकर 2 अक्टूबर तक चलना है, जिसमें इन्हीं समस्याओं का जो अब इन प्री कैंपों में आएगी उनका निस्तांतरण होना है। और उसी संबंध में हम वार्डवासियों की मांगों के अनुरूप हमने भी हमारी मांगें दर्ज करवाई है इस अभियान में। सामान्य चिकित्सालय में आयोजित मनोरोग एवं नशा मुक्ति कैंप में मनोचिकित्सक डॉक्टर गौरव चंद्रवंशी ने अपनी सेवाएं दी। साथ ही CHC के सभी स्टाफ को मानसिक स्वास्थ्य और तनाव कम करने के उपायों के बारे में जानकारी दी गई। कैंप में टेलीमानस टोल फ्री सेवा नंबर 14416 के बारे में भी बताया गया। इसके अलावा बोली के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के छात्रों को मानसिक बीमारी और तनाव से बचने के उपायों के बारे में जागरूक किया गया। राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष जस्टिस GR मूलचंदानी टोंक के 1 दिवसीय दौरे पर रहे। उन्होंने सबसे पहले जिला कारागृह का निरीक्षण किया और करीब 3 घंटे जेल की सभी व्यवस्थाओं की जांच की। इसके बाद सर्किट हाउस में जिला अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें मानव अधिकारों से जुड़े लंबित मामलों पर चर्चा की गई। जस्टिस मूलचंदानी ने कहा कि राजस्थान सरकार लोगों के मानव अधिकारों के प्रति गंभीर है। जेल में बंद कैदियों को लीगल सहायता और उचित व्यवस्था उपलब्ध कराई जाती है। मानव अधिकारों के उल्लंघन की किसी भी शिकायत पर आयोग तुरंत कार्रवाई करता है। 41 जिले 41 खबर बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए सुजा समाचार। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।